नमस्कार है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इसमें शामिल किया है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर निःशुल्क महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। नंबर 2 देखते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत, यह कल नहीं है, यहाँ पर काल है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले जो हैं मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई माने जाते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, जिन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। नंबर 3 देखते हैं कि उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम किसने दिया था? उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल जो नामकरण दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया था। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि जो है चिंतामणि को माना है। नंबर 4 देखते हैं उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था? तो उत्तर मध्यकाल को जो कलाकाल का जो नाम दिया था वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कलाकाल का नाम दिया था। नंबर 5 देखते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है किसे माना जाता है? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं तो वह आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और वामन जो हैं वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। नंबर 5 देखते हैं कि रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर भट्ट नायक ने कहा था। किसने कहा था? रसास्वाद को सर्वप्रथम जो ब्रह्मानंद जो सहोदर कहा था वो भट्ट नायक ने कहा था। आगे देखते हैं नंबर 6 देखते हैं कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ध्वनि सिद्धांत का जो प्रवर्तक माना जाता है वह आनंदवर्धन को जो है ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक जो है भामा को माना जाता है और रस संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो भरत मुनि को माना जाता है। नंबर 7 देखते हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। यहाँ पर भी ये थोड़ी टाइपिंग है। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो कुंतक, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कुंतक जो हैं वो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। और यहाँ पर और कुंतक जो हैं वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि अलंकार को काव्य का प्राण किसने माना है? अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले कौन हैं?
और अलंकार को काव्य का प्राण किसने माना है? तो अलंकार को जो काव्य का प्राण मानने वाले जो हैं केशव दास जो हैं वो काव्य को अलंकार का प्राण मानने वाले हैं। और केशव दास का जो जन्म है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 9 देखते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का जो है प्रवर्तक माना है। नंबर 10 देखते हैं कि हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य जो हैं वो किसे माना गया है? तो हिंदी का जो सर्वांग निरूपक जो आचार्य माना गया है वो केशव दास को जो है हिंदी का सर्वांग निरूपक आचार्य माना जाता है। केशव दास जो है केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। यह एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 11 देखते हैं कि रीति को काव्य का द्वार किसने माना है? रीति को काव्य का द्वार किसने माना है? तो रीति को काव्य का जो द्वार माना है वो कवि देव ने रीति को काव्य का द्वार माना है। और जो कवि देव का जन्म हुआ था वो 1673 ईस्वी में। कब हुआ था? देव का जो जन्म हुआ था वो 1673 ईस्वी में हुआ था। भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टयाम जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 12 देखते हैं कि रीति काव्य का प्रमुख रस कौन सा माना जाता है? तो रीति काव्य का जो प्रमुख रस माना जाता है श्रृंगार रस जो है वो रीति काव्य का प्रमुख रस माना जाता है, क्योंकि रीत के काल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार काल से संबंधित रचनाओं का वर्णन किया गया था। नंबर 13 देखते हैं कि रीति काव्य का मूल स्रोत जो है कौन सा माना जाता है? तो रीति काव्य का जो मूल स्रोत माना जाता है वो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है। किसको? रीति काव्य का जो मूल स्रोत माना जाता है वह संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को रीति काव्य का जो है मूल स्रोत माना जाता है। नंबर 14 देखते हैं कि रीति काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? रीति काल को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। रीति वर्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति वर्ध के अंतर्गत जो आने वाले कवि हैं केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, तोष, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, पद्माकर, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हे, ग्वाल, प्रताप शाही आदि जो हैं वो रीतिवर्ध कवि माने जाते हैं। रीतिवर्ध रचनाओं के अंतर्गत संस्कृत अलंकार शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी के काव्य शास्त्रीय रचनाएं करने वाले कवियों को रीतिवर्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है। नंबर 2 आता है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध कवि कौन से माने जाते हैं? जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु रीति परंपरा को अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। तो इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो बिहारी जी माने जाते हैं। और रीति सिद्ध के अन्य कवि जो हैं सेनापति,
बिहारी, बैनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, दुजदेव आदि जो हैं रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। नंबर 3 माने जाते हैं रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं? जो उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। जो रीति बंधन को अस्वीकार करते हैं वह जो है रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। तो रीति मुक्त कवि जो हैं घनानंद, आलम, शेख, ठाकुर, बुद्धिसेन, बोधा आदि जो हैं वो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। नंबर 15 देखते हैं कि शब्द रसायन सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है। कैसा माना जाता है? शब्द रसायन जो है वो एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है। नंबर 16 देखते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है। भूषण का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो भूषण का जो वास्तविक नाम माना जाता है घनश्याम जो है वो भूषण का वास्तविक नाम माना जाता है। नंबर 17 देखते हैं कि भूषण कवि की उपाधि क्या थी। तो भूषण कवि की जो उपाधि दी गई थी वो राजा सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने भूषण को यह भूषण की उपाधि दी गई थी। भूषण जो है नंबर 18 रीतिकालीन राष्ट्र कवि भूषण को माना जाता है। तो रीतिकालीन राष्ट्र कवि किसको माना जाता है? तो रीतिकालीन जो राष्ट्र कवि माना जाता है तो वह भूषण को माना जाता है। नंबर 19 देखते हैं कि भूषण जो है वो रीतिवर्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। किसके? भूषण को रीतिवर्ध काव्य धारा के जो हैं वो कवि माने जाते हैं। नंबर 20 देखते हैं कि भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय को माना जाता है। भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं वो काव्य निर्णय को माना जाता है। नंबर 21 देखते हैं कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों का कितना? शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण जो है वो भूषण की रचना मानी जाती है। इसमें यह बहुत पूछा जाता है कि इसमें कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया था। यह TGT हिंदी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नंबर 22 देखते हैं कि हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो हिंदी नवरत्न के जो रचयिता माने जाते हैं मिश्र बंधु जो हैं वो हिंदी नवरत्न के रचयिता माने जाते हैं। इस हिंदी नवरत्न की जो रचना काल है 1910 जो है इसका रचना काल माना जाता है। नंबर 23 देखते हैं कि भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर पद्माकर ने लिखा है। किसने? भक्ति, श्रृंगार, वीर रस तीनों विषयों पर जो लिखने वाले हैं पद्माकर जो हैं वो तीनों विषयों पर लिखने वाले कवि माने जाते हैं। नंबर 24 देखते हैं पद्माकर का अलंकार ग्रंथ जो है कौन सा माना जाता है। पद्माकर का जो अलंकार ग्रंथ माना जाता है पद्माभरण जो है वो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ माना जाता है जो कि 1910 में रचित माना जाता है। नंबर 25 देखते हैं पद्माकर जो हैं वो जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। किसके थे? पद्माकर जो हैं वो जयपुर नरेश के दरबारी कवि माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम कल लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे
लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।